हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया हो, ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से है। ठीक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। तो एमओटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या उसके बारे में जान लीजिए आप। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एमओटी का इंट्रोडक्शन क्या है, इन्वेंशन पढ़ेंगे, एमओटी क्यों बनाई गई है, मतलब इन्वेंशन क्यों हुआ है इसका। ठीक, डेफिनेशन पढ़ेंगे, एमओटी क्या डेफिनेशन देती है अपनी, ठीक, मॉलिक्यूल के लिए। और इसका प्रिंसिपल देखेंगे, एमओटी का प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे एमओटी का। ठीक, प्रिंसिपल और एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से हो रहा है एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी मतलब। ठीक, उसके रूल्स देखेंगे, रूल्स क्या है एमओटी के, टाइप्स देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, जो एमओटी के अंतर्गत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। ठीक, एप्लीकेशन देखेंगे हम एमओटी की क्या है, ठीक, लिमिटेशन देखेंगे और यूज को आज पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, 5 to 10 मार्क्स में आता है हर साल, एवरी ईयर। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा पेपर में, है ना। देखिए, कहेगा यहाँ से कि एक्सप्लेनेशन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहेगा जो कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब एमओटी के द्वारा। एमओटी के द्वारा एक्सप्लेनेशन कीजिए किसका, सिग्मा बॉन्ड का। ठीक, तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो मेनली कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन कराने के लिए और उसमें बन रहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, अब देखिए दूसरे प्रकार से यह क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, कहेगा एक्सप्लेन टू एमओटी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। कहेगा एमओटी क्या है इसके बारे में आप बताइए, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है उसको समझाइए, और उसकी लिमिटेशंस क्या है उसको भी आप बताइए। ठीक, देखिए एमओटी एक साकार मतलब एक अच्छी थ्योरी है बीबीटी से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस रही हैं। तो आप ये डाउट ना रखें कि एमओटी एक सक्सेस थ्योरी है तो उसकी लिमिटेशंस क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सक्सेस थ्योरी हुई उसकी लिमिटेशंस रहती हैं बनी हुई, ये आवश्यक नहीं है कि उसकी लिमिटेशन ना हो। ठीक, तो अब देखिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, इंट्रोडक्शन में क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो कह रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। फिर कह रहा है डेट एक्सप्लेन इन नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। फिर कह रहा है जो मॉलिक्यूल की नेचर मतलब मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल में उसके नेचर को एक्सप्लेन करेगा कि वो बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है। ठीक, फिर कह रहा है हाउ डू एटम फॉर्म बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग, और कह रहा है कि कैसे एटम होंगे जो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ए और बी मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं मिलके, तो इन दोनों का नेचर कैसा होगा इसके लिए भी क्या करता है एमओटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हैज थ्रू अबाउट मेजर चेंज इन क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है ना, कह रहा है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है एमओटी, ठीक है ना, इसने क्या किया, एक मेजर चेंज किया है किसमें, क्वांटम केमिस्ट्री में। ठीक, मतलब इसके द्वारा क्वांटम केमिस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इसने क्या एक बारीकी प्रस्तुति की है किसी मॉलिक्यूलर के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, उसके बॉन्डिंग के लिए एक्सप्लेनेशन किया है अच्छे से। ठीक, फिर कह रहा है एंड एमओटी इज अ मेजर पार्ट ऑफ बीबीटी। फिर कह रहा है एमओटी है ये, ठीक है ना भाई, क्या है बीबीटी से काफी मेजर पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बीबीटी को डेवलप करके हमारे पास एमओटी ऑब्टेंड हुआ है। तो एमओटी हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के लिए अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए यूज की जाती है, जबकि बीबीटी की कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं जिसको क्या करता है एमओटी भी एक्सप्लेन करता है। ठीक, लेकिन जो एमओटी की लिमिटेशंस में मॉलिक्यूल रह जाते हैं उसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे, लिमिटेशंस क्या है इसकी। ठीक, तो आगे चलिए आप। फिर कह रहा है यहाँ पे एमओटी इज मेनली इन एक्सप्लेनेशन ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कह रहा है एमओटी है जो मेनली एक्सप्लेनेशन करती है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग के लिए एंड इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जो दो परमाणुविक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके लोकलाइज्ड और क्या कहते हैं डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की नेचर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना, कि इनके दो एटम्स ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। अब देखिए यहाँ तो हमारी एमओटी का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ, ठीक है। एमओटी के इंट्रोडक्शन में क्या था कि ये किस लिए यूज होती है, सिग्मा बॉन्ड के लिए होती है, पाई बॉन्ड के लिए यूज होती है, और उसके इलेक्ट्रॉनों का नेचर दिखाने के लिए यूज की जा रही है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हमने ये देखा। ठीक, अब देखिए इन्वेंशन, अब इसका इन्वेंशन क्यों हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है एमओटी वाज इन्वेंटेड आफ्टर बीबीटी। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो एमओटी है इसका इन्वेंशन हुआ है बीबीटी के बाद में, विच वाज डन बाय मैनी साइंटिस्ट इन द 20th सेंचुरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। तो कह रहा है जिसको बनाने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी हमारे पास एक
प्रिंसिपल है, मतलब एक क्वांटम थ्योरी एक मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पर हमने एमओटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, इन सभी साइंटिस्ट ने। फिर कह रहा है जिसमें कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे हैं हमारे पास में जिनका मेन रोल रहा है एमओटी के इन्वेंशन में, ठीक। तो पहले ही हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिच हुंड, ठीक है ना, फ्रेडरिच हुंड। इनका जन्म हुआ था 1896 में, 1896 में, एंड इनका डेथ जो हुई थी वो 1997 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये क्या थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, मतलब जर्मन के भौतिकी विज्ञान के साइंटिस्ट थे ये, ठीक। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था एमओटी को इन 1927 में, ठीक है ना, 1927 में एमओटी को बताया था, ठीक है। इसी के देखिए इसी के साथ साथ बीबीटी भी हमारे पास चल रही थी, ठीक है ना, लेकिन उस दौर पे हमारे पास एमओटी का इतना जिक्र नहीं था जितना कि बीबीटी का था, ठीक है ना। फिर और साइंटिस्ट थे हमारे पास में रॉबर्ट मुलिकेन, ये 1896 में 1986 तक रहे थे, मतलब इनका जीवन काल रहा, लाइफ टाइम रहा इनका। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनने इंट्रोड्यूस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड को, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड को, जिसको एमओडी डायग्राम कहते हैं, जो किसके लिए दिखाता है, एनर्जी एंड शेप के लिए, किसी भी मॉलिक्यूलर के लिए, और उसमें बन रहे बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, मतलब किस प्रकार की शेप होगी और वो बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। अब आगे देखिए आप, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट हैं वो है एरविन हकल, ठीक है ना। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन के भौतिकी साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इन्होंने डेवलप किया था, डेवलप्ड हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने अपने नाम पर हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया था आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एमओटी, जो क्या करता है एमओटी को सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो डेवलप की गई थी, ठीक है ना। फिर हमारे पास एक फोर्थ साइंटिस्ट थे डगलास हार्ट्री, ठीक। डगलास हार्ट्री, इनका जीवन काल रहा था लाइफ टाइम 1897 टू 1974 तक, ठीक है ना। ये ब्रिटेन फिजिसिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश वहाँ के कंट्री के फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डेवलप किया था सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड इट यूज टू फॉर सॉल्व मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वेशन, मतलब ये जो साइंटिस्ट थे डगलास हार्ट्री, ठीक है, इन्होंने सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड का एक जो कॉन्सेप्ट था उसको दिया था, जो क्या करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने में यूजफुल रहता था, ठीक है। इनका एक फॉर्मूला था जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूजफुल रहता था, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, फिफ्थ साइंटिस्ट है हमारे पास में व्लादिमीर फक, ठीक है। इनका जीवन काल रहा था लाइफ टाइम 1898 टू 1974 तक। ये सोवियत फिजिसिस्ट थे, मतलब सोवियत नाम का एक देश है, कंट्री है सोवियत, वहाँ के ये भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डेवलप किया था हार्ट्री फक मेथड, मतलब जो हमारे पास फोर्थ साइंटिस्ट थे हार्ट्री, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर एक मेथड डेवलप किया था, उन्हीं की इक्वेशन को डेवलप की थी, जिसका नाम दिया था हार्ट्री फक मेथड। इसको क्या कहते हैं, इन्होंने बताया था इट इज कैपेबल ऑफ मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ एमओटी। जो मेथड इनका क्या करता था, एमओटी मॉलिक्यूलर के लिए, मतलब एमओटी थ्योरी के लिए मोर कैपेबल था, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करता था किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस साइंटिस्ट कोलैबोरेट इन द क्रिएट ऑफ एमओटी। तो इन सभी साइंटिस्टों के संयोजन, मतलब भागीदारी से या सामूहिक तौर पर कार्य करने पर एमओटी का एक नया इन्वेंशन हुआ जो एक बेटर रिजल्ट देता है, थ्रू विच द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल आर रिलीव्ड रिवेल्ड, ठीक है ना। तो मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सभी साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि किसी मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के लिए एमओटी कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए आप, इसका इन्वेंशन यहाँ पे खत्म समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, देखिए इन्वेंशन पे हमारे पास कितने 5 साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपने अपने एक नए नए तरीके बताए हैं एमओटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और उन सबके कॉम्बिनेशन से साइंटिस्ट के तो हमारे एमओटी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ है। अब डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या कहती है एमओटी की, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में आइए आप, कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी, ठीक, अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है दैट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, जो किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन को लिए बताता है, बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं, और किसके द्वारा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। आगे देखिए आप, कह रहा है विच इज डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर शेप, जो कि क्या करता है डिटर्मिनेशन में यूजफुल रहता है, किसके मॉलिक्यूलर शेप में, उसकी पोलरिटी में, ठीक, एंड रिएक्टिविटी में, ठीक। एमओटी कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एटॉमिक से एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जिसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है ना। इसके लिए एमओटी यूजफुल रहती है और बताती है उसकी किसके लिए, शेप के लिए, पोलरिटी के बारे में और रिएक्टिविटी के बारे में। फिर कह रहा है और इवन शॉर्टर, मतलब एक शॉर्टर डेफिनेशन है इसकी, उसके बारे में देखिए आप, एमओटी अ वे टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ऐसा पाथवे जिसको हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल में बाय कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल,
जो क्या होते हैं, एक कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा समझा जाता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, अब कह रहे हैं यहाँ पे एजेंशियल फैक्टर ऑफ एमओटी। तो देखिए एमओटी का हमने इन्वेंशन पढ़ लिया, ठीक। अब एजेंशियल फैक्टर क्या हुआ, मतलब एमओटी के ऐसे क्या कारक हैं जिससे उसकी उत्पत्ति करनी आवश्यक हुई, ठीक। तो एजेंसी मतलब उसके आवश्यक कारक क्या है एमओटी के, वो देखिए। तो यहाँ पे पहला ही कारक है लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। तो जो लिमिटेशन थी बीबीटी की, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी का इन्वेंशन हुआ, ठीक है ना। एमओटी को इन्वेंशन किया गया, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। अब लिमिटेशन क्या क्या थी बीबीटी की, वो देख लीजिए आप, मैंने कुछ है यहाँ पे लिखी हुई। कह रहे हैं मॉलिक्यूल कलर, जो हमारे पास क्या है, बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। एंड मॉलिक्यूल हैव पैरामैग्नेटिक नेचर, मॉलिक्यूल का कोई पैरामैग्नेटिक नेचर है उसके लिए एक्सप्लेन नहीं करती है बीबीटी, ठीक। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज जो हैं उसके लिए बीबीटी क्या है, एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एमओटी का इन्वेंशन किया गया, जो क्या बन जाता है, एक एजेंशियल फैक्टर बन जाता है एमओटी का, ठीक। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रेडिक्शन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। तो जो प्रेडिक्शन है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का, वो अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि बीबीटी द्वारा क्या था, नहीं किया जा रहा था। तो प्रेडिक्शन में क्या जाता है, मॉलिक्यूलर शेप एमओटी के द्वारा एक्सप्लेन होती है बेटर तरीके से। एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द्वारा, मतलब मॉलिक्यूलर एमओटी के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन होती है। रिएक्टिविटी है किसी मॉलिक्यूल की, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम द्वारा अच्छे से समझी जा सकती है। वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एमओटी के अंदर, ठीक है ना। एमओटी के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, एनर्जी कितनी है और शेप कैसी रहेगी, ये हम इसके द्वारा देखते हैं एमओडी के, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की कैसी फिनोमिना है, मतलब बीबीटी क्या थी, बीबीटी केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो क्यों नहीं कर पाती, मैंने आपको बताया था, ये केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं डीलोकेलाइज, मतलब लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लोकेलाइज बॉन्डिंग और डीलोकेलाइज बॉन्डिंग के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करती जरा सा भी बीबीटी, ठीक है ना। जबकि एमओटी हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में कह रहा है टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इट्स नेचर एंड इट्स मैकेनिज्म एंड पोलरिटी। कह रहा है टू ऑल टाइप बॉन्ड्स, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग में, फॉर्मेशन में एंड नेचर में और मैकेनिज्म एंड पोलरिटी में। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो क्या कहते हैं, सभी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक। उसके नेचर का ऐसा है बॉन्ड का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। उसकी मैकेनिज्म का बेस क्या है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करती है, ठीक। और जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी पोलरिटी क्या रहेगी उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करती है क्या, एमओटी हमारी, ठीक है ना। और जबकि हमारे पास बीबीटी थी वो इस चीज के बारे में अच्छे से नहीं बता रही थी, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक। आगे का टॉपिक है हमारा न्यू मॉलिक्यूलर डिजाइन, मतलब न्यू मॉलिक्यूलर डिजाइन। तो नया मॉलिक्यूल डिजाइन के लिए क्या कंडीशन रहती है एमओटी के अंदर के, देखिए मतलब बीबीटी के द्वारा हम जो थे नए मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनेगा, जनरेट होगा, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ठीक। लेकिन एमओटी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है, प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी बताती है उसकी, ठीक, रिएक्टिविटी बताती है और एक्स्ट्रा जो भी प्रॉपर्टीज हैं सबके लिए एक्सप्लेन करने में यूजफुल है, ठीक। तो मतलब नए मॉलिक्यूल डिजाइन में हमारे पास एमओटी एक बेस्ट रिजल्ट देती है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। अब आगे देखिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो नए क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एमओटी में क्या चेंजेस हुए या एमओटी में क्या बढ़ावा मिला उसको, तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डिराक प्रिंसिपल टू फॉर्म न्यू एमओटी। मतलब जो एमओटी थी थ्योरी, ठीक है ना, इसको और मॉडिफाई करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया गया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को यूज किया गया, ठीक है, डिराक प्रिंसिपल को यूज किया गया था टू फॉर्म न्यू एमओटी। मतलब एमओटी को और भी अच्छे से बेटर डिजाइन किया गया, जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और शेप हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने में यूजफुल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे 6 पॉइंट में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी। तो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास एमओटी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। कह रहा है यहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय एमओटी। तो जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, वो ऑब्टेन्ड होता है एमओटी के द्वारा टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कोरिलेट कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्या स्पेक्ट्रा दे रहे हैं उसका, ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए, तो उसके बारे में अच्छे से समझाता है ये एमओटी, ठीक। मॉलिक्यूलर और प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में भी ये स्पेक्ट्रा अच्छे से बताता है, और जो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, एमओटी के द्वारा, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप एक्सप्लेनेशन ऑफ एमओटी। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ एमओटी है और इसी में हम पढ़ेंगे इसके रूल्स, ठीक है। रूल्स में लिखना यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, आप इसमें रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन लिख लेना आप एमओटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यहाँ पे इट वाज इन्वेंटेड बाय हुंड एंड पॉलिंग एंड मुलिकेन, ठीक, आफ्टर बीबीटी। तो यहाँ पे कह रहा है जो, सॉरी यहाँ पे रूल्स अगले हैं लिखे हुए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इट वाज इन्वेंटेड बाय हुंड एंड पॉलिंग एंड मुलिकेन आफ्टर बीबीटी, ठीक। तो जो कह रहा है जो बीबीटी का इन्वेंशन हुआ था हुंड और
पॉली के द्वारा एंड मुलिकिन के द्वारा होता है, और एमओटी का मतलब एमओटी का इन्वेंशन बीबीटी के बाद हुआ था, जिन्होंने हुंड और पॉली और मुलिकिन के द्वारा किया गया था। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के द्वारा, कौन सी, एमओटी के द्वारा, ठीक है ना, एमओटी के द्वारा कोवैलेंट बॉन्डिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी अदर थ्योरी, कह रहा है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो किसी और थ्योरी के द्वारा नहीं समझी जा सकती, तब कैन बी अंडरस्टूड थ्रू एमओटी, तब उसकी बॉन्डिंग को हम एमओटी द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बीबीटी के अलावा, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग को किसी और थ्योरी से हम नहीं समझ सकते। ठीक है ना, और अगर ऐसी कोई बॉन्डिंग है जो हम बीबीटी के द्वारा नहीं समझ सकते, ठीक है ना, तो उस थ्योरी को हम एमओटी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, फिर आगे देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे एमओटी स्टेट द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल बिहेव द सेम वे इन एन एटम, तो कह रहा है एमओटी बताती है इलेक्ट्रॉन का एटम में एंड मॉलिक्यूल में बिहेव सेम रहता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन में परमाणु एटम में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, ठीक, और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एमओटी के अकॉर्डिंग दोनों ही एक प्रकार के रहते हैं। ठीक है ना, ना एक मतलब जो व्यवहार रहता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहता है, एटम के अंदर हो चाहे मॉलिक्यूल के अंदर हो, दोनों में समान रहता है। ठीक, कह रहा है ईच इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल इज अटैच्ड बाय इट्स न्यूक्लियस, कह रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल की और अट्रैक्ट रहता है उसकी न्यूक्लियाई से। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है वाइल इन अ मॉलिक्यूल, जबकि मॉलिक्यूल में ऑल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट बाय देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई, और जबकि मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट रहते हैं वह अपनी एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ए है, मतलब एटम ए है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये अपनी न्यूक्लियाई के साथ में अट्रैक्ट रहेगा। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास में इतना बड़ा है यहाँ पे ये, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्शियल छोटे छोटे एटम आइटम्स हैं, मतलब एटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो उसमें से एक एटम मैंने ये उठाया, तो सिमिलरली ये न्यूक्लियाई के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट है, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में वो अपनी अपनी न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे एमओटी कैन बी अप्लाइड ओनली टू द आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, तो कह रहा है जो एमओटी है उसको केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल पर, ठीक है, जब उसके वैलेंस सेल, मतलब एमओटी को हम किसी भी मॉलिक्यूल के आउटर सेल पे ही अप्लाई करते हैं, उसके आंतरिक सेल पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है ना, आउटर सेल मतलब कौन सा हुआ, जो उसका अनफील्ड सेल हो। ठीक है ना, अगर उसका फुल फील्ड सेल है किसी भी एटम का, तो वहाँ पे एमओटी अप्लाई नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर सेल में वो उसकी न्यूक्लियाई द्वारा अट्रैक्ट रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए क्या कराइए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इनसाइड आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनसाइड में वो बंधे रहते हैं, मतलब स्टेबलाइज रहते हैं न्यूक्लियाई के द्वारा। और कैसे रहते हैं वो बता रहा है उसके बारे में, कह रहा है दिस थ्री टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम, ठीक है, जो कि तीन प्रकार के फोर्स उस पर एक्ट रहते हैं, प्रभाव करते रहते हैं, जिसके कारण जो अंतर के मतलब अंदर साइड के जो आउटर साइड से पहले के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या रहते हैं, हेल्ड रहते हैं। ठीक है ना, अब किस प्रकार से देखिए, कह रहा है पहले यहाँ पे रिपल्सन बिटवीन टू ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है ना, कह रहा है यदि सभी न्यूक्लियाई के बीच में एक रिपल्सन जनरेट रहेगा तब वह क्या होगा, एक स्टेबलाइज दिखाएगा। ठीक है ना, किसका, जो अंतर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉली एटम, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक और उसका सेल है, छोटा वाला एक और सेल है उससे, ठीक है, और मिडिल में एक न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ये सेल जो है इसमें ये बैलेंस सेल है, मतलब आउटर साइड का, और इसके अंदर साइड ये वाला जो है, ठीक, ये और एक ये वाला। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको नंबर दे दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 और 3 में यदि रिपल्सन रहेगा बिटवीन टू ऑल न्यूक्लियाई, मतलब ये एटम का किसी और दूसरे एटम की न्यूक्लियाई के साथ में रिपल्सन रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज को शो आउट करेगा। ठीक, एक्ट बिटवीन टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो सभी इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या अट्रैक्शन रहे तो भी ये क्या रहेंगे, सेल आपस में स्टेबलाइज रहेंगे। फिर कह रहा है अट्रैक्शन टू ऑल इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर सेल से अंदर के, ठीक है ना, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का किसी और अदर न्यूक्लियाई एटम की न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक, अट्रैक्शन बना रहे तो भी क्या रहेंगे, ये स्टेबलाइज रहेंगे। लेकिन ये आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इफेक्टेड रहते हैं, वो स्टेबलाइज नहीं होंगे। तो इस जो आउटर सेल है ये बाहर वाला, इस पर ही एमओटी यूजफुल है, बीबीटी भी इसी पे ही वर्क करती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के इंटरनल आउटर सेल से पहले वाले जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में 3 प्रकार के फोर्स कार्य करते रहते हैं, जिससे उसके अंतर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं, और जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स तो वो स्टेबलाइज नहीं रहते, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा था। ठीक, अब आगे देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है दिस इज वन रीजन फॉर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी
एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कह रहा है ये 3 फैक्टर थे, कौन से 3 फोर्स थे जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को, ठीक, बॉन्ड एनर्जी को और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। जो हमने 3 फोर्स बताए थे किसी मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में, मतलब आउटर सेल से पहले की जो बैलेंस सेल्स हैं उसमें वर्कफुल रहता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इफेक्टेड रहता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ के लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब इफेक्टिंग कर सकता है उसके लिए, ठीक। फिर कह रहा है एंड व्हेन अ न्यूक्लियस इज कनेक्टेड टू वन ऑर्बिटल देन इट इज कॉल्ड मोनो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कह रहा है यदि अ न्यूक्लियस कनेक्टेड वन ऑर्बिटल, ठीक है ना, यदि एक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियाई के साथ में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एंड व्हेन 2 or 3 ऑर्बिटल्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस देन इज कॉल्ड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, न्यूक्लिया के साथ में कनेक्टेड रहते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, या हम मल्टी न्यूक्लियर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए एक ऑर्बिटल्स न्यूक्लियाई के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मोनो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक हमारे पास जो हैं ऑर्बिटल्स वो न्यूक्लियाई के साथ में कनेक्टेड हैं तब उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं या मल्टी न्यूक्लियर ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये भी इसका एक टर्म है, ठीक है, इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा, मतलब समझ लें आप अच्छे से। फिर कह रहा है एग्जांपल देखिए एमओटी हम किस किस मतलब कैसे मॉलिक्यूल पे यूज कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी विच स्ट्रक्चर एंड केमिकल एप्लीकेशंस, जो कि क्या उसके स्ट्रक्चर और केमिकल एप्लीकेशंस के द्वारा समझाए गए हैं आपके लिए, ठीक। यहाँ पे देखिए कह रहा है नाइट्रोजन N2, ये हमारे पास क्या एक एटम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल है ये, एटम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं एटम के, ठीक है, जिन्होंने 2 एटम है नाइट्रोजन के, ठीक है ना, जिन्होंने एक क्या बनाया है, एटम मतलब मॉलिक्यूल बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है इसका, कह रहा है यहाँ पे एमओटी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड रिजल्टिंग इन अ लीनियर शेप, ठीक। तो जो कह रहा है एमओटी नाइट्रोजन मतलब N2 के लिए डिस्क्राइब करती है फॉर्मेशन में 3 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, जिसके हम देखते हैं इसकी क्या मिलती है, लीनियर शेप प्राप्त होती है, ठीक है ना। एमओटी के अनुसार नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, 3 पाई बॉन्ड में प्राप्त होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होते हैं, और परिणाम में इसका जो शेप प्राप्त होता है वो क्या रहता है, लीनियर शेप रहता है, ठीक। ऐसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, केमिकल प्रॉपर्टी क्या कह रही है, N2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल विद अ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कह रहा है N2 जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा स्टेबल है और इसकी एनर्जी क्या है, वो भी काफी ज्यादा है, कौन सी, डिसोसिएशन एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ठीक है ना। फिर आगे देखिए सेकंड एग्जांपल मीथेन, ठीक है ना, CH4। तो इसका स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताती है एमओटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए CH4 में क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक, रिजल्टिंग इन अ टेट्राहेड्रल शेप, जिससे क्या होता है एक चतुष्फलक की संरचना प्राप्त होती है, किसकी, CH4 की, ठीक है ना। CH4 के आप देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कार्बन 1 2 3 एंड 4, इस साइड से हाइड्रोजन एटम्स, है ना। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 यानी यहाँ पे ये 3 और ये 4, तो यहाँ से हमें ये 4 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या बता रहा है इसकी, कह रहा है CH4 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल विद अ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कह रहा है एक मॉलिक्यूल है CH4 जो क्या है वेरी स्टेबल है और इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा रहती है, ठीक है ना, अदर बॉन्ड पाई बॉन्ड की अपेक्षा, ठीक। तो इस कारण ये क्या है, काफी स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, ठीक। अब थर्ड एग्जांपल हमारे पास में अमोनिया का। तो अमोनिया के बारे में देखिए क्या कहता है एमओटी, इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देखते हैं अमोनिया की। कह रहा है एमओटी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर रिजल्टिंग इन अ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो एमओटी है दिखाती है, ठीक, उसके 3 सिग्मा बॉन्ड को डिस्क्राइब करती है एमओटी, मतलब NH3 के फॉर्मेशन में, उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दिखाती है उसके 3 सिग्मा बॉन्डों को और एक लोन पेयर को, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप प्राप्त होती है, त्रिकोणमितीय ज्यामिति प्राप्त होती है किसकी, NH3 की, ठीक है ना। तो NH3 की आप स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, एंड एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसकी ज्यामिति प्राप्त होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शेप्स की प्राप्त होती है। फिर कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टी में, कह रहा है NH3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल विद हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू इट्स लोन पेयर, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे जो 2 लोन पेयर रह जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर ये, ठीक है ना, इसके कारण क्या है, ये हाई रिएक्टिव रहता है, ठीक, और जिसका कारण क्या है, पोलर नेचर उसका होने के कारण, ठीक है, मतलब इस पर लोन पेयर है, इस कारण से इसका नेचर क्या रहता है, हाई रिएक्टिव रहता है,
ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है एथेन। एथेन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, C2H6। अब एथेन पे एमओटी क्या बताती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए आप। एमओटी के अकॉर्डिंग एमओटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 6 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे जो एमओटी है 6 सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताती है। ठीक है, और रिजल्टिंग में इन टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, जैसे हमारे क्या मिलती है, टेट्राहेड्रल शेप प्राप्त होती है इसकी। ठीक, अब 6 सिग्मा बॉन्ड कैसे प्राप्त हो रहे हैं आप देखिए, एक दो कार्बन हो गए हमारे पास में। ठीक है ना, यहाँ से एक बीच में, एक मिनट आप रुकिए। देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन एंड नेक्स्ट कार्बन, दो कार्बन हो गए। ठीक, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन के आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, एंड एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है ना, सिमिलरली इसके भी अकॉर्ड पास में रहेंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना, अब देखिए बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4 5, 1 2 3 4, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए 3 ये हो गए और 3 ये वाले बॉन्ड हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें कितने बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे लिए 6 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसकी शेप कैसे प्राप्त होती है, टेट्राहेड्रल शेप प्राप्त होती है। ठीक, अब आगे देखिए आप, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एथेन की, कह रहा है एथेन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल विथ अ हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो कह रहा है जो एथेन है वो मॉलिक्यूल हाई है, स्टेबल रहता है। ठीक, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा रहती है। अब देखिए आप ओजोन O3 क्या कह रहा है, इसके लिए एमओटी स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टी में, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में एमओटी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड रिजल्टिंग इन अ बेंड शेप। तो कह रहा है जो O3 के लिए एमओटी बताता है कि इसके स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स प्राप्त होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंड के जैसे शेप होता है, बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेंड एक हमारे पास प्रिंसिपल है, बेंड रूल। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या रहता है, शेप रहता है। ठीक है ना, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, O3 इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड। तो कह रहा है जो O3 है एक वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव, और किस कारण से है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड रहता है, मेकिंग इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो क्या कहते हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक, फिर कह रहा है दिस एडिशनल एग्जांपल्स डिमोन्स्ट्रेट हाउ एमओटी हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल। तो कह रहा है ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये समझाते हैं एमओटी के लिए, हेल्प करते हैं उसको समझने में, और उनकी स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूल्स की। ठीक, क्या है, एमओटी अपना योगदान करती है, मतलब एमओटी को इस प्रकार से समझ सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। ठीक, आगे देखिए आप, क्या रहा है ये बेसिक की पॉइंट। ठीक है ना, बेसिक की पॉइंट मतलब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, हमें इसकी ऑल प्रॉपर्टी, ऑल पीपीटी डिटरमाइन करनी है। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें मॉलिक्यूल में लगाने चाहिए, या हमें क्या कहते हैं कि नया मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है ना, नया मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके बेसिक की पॉइंट है एमओटी के, जिसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो कह रहा है इन दिस इसमें एटम आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन विथ सेम प्लेन एंड शेप। कह रहा है इसमें जो एटम बनते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ में, जिसका सेम प्लेन और शेप रहती है, बाय एनी एडिशन आर रिपल्सन, जो किसी भी एडिशन या रिपल्सन के द्वारा बनते हैं। ठीक, आगे देखिए आप, कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब ये हुआ कि ए मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल बी है, मतलब मैंने इसको एटम बोला, एटम बी, और ये एटम ए है ना। अब इन एटम के लिए कह रहा है ये दिस डायग्राम शो द शेप, रिएक्टिविटी, फेस एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कह रहा है जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक ऑर्बिटल में की तरफ फॉर्म ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। ठीक है ना, तो उस ऑर्बिटल की क्या शेप रहेगी, रिएक्टिविटी कितनी रहेगी, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, आगे देखिए आप, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट है ये मॉलिक्यूलर एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है ना, एमओडी से, जो कि हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, इसी का डायग्राम नीचे बना रखा है मैंने, अभी आप देखना उसको। ठीक, तो कह रहा है व्हेन टू एटम कनेक्ट टू ईच अदर विथ लेस एनर्जी इट इज कॉल्ड बॉन्डिंग। कह रहा है जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी के, ठीक है, दोनों ही लो एनर्जी पर क्या करेंगे,
ओवरलैप करेंगे या कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, कनेक्ट होंगे तब क्या करेंगे, ये एक ऑर्बिटल को बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, कह रहा है ये, एंड व्हेन टू एटम कनेक्ट टू ईच अदर विथ मोर एनर्जी इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। फिर कह रहा है जब ए और बी की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाई एनर्जी पर क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे, ओवरलैप करेंगे, तब जो बॉन्डिंग करेंगे वो एंटी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड व्हेन टू एटम कनेक्ट टू ईच अदर विथ सेम एनर्जी इट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर कह रहा है जब ए एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और बी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी, ठीक है ना, सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी पर ओवरलैप करते हैं, तब वहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन बॉन्डिंग की फिनोमेना दिखाते हैं, ठीक। अब आप देखिए डायग्राम में आप, ये एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक। देखिए यहाँ पे ए मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, बी मॉलिक्यूल मेरे पास में ये है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब कम एनर्जी पर, ई कम पर ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग को फॉर्मेशन करेंगे वो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, जो कम एनर्जी पर होती है, ठीक, ये वाली, ठीक है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से ज़्यादा पर ओवरलैप करते हैं और कनेक्ट होते हैं आपस में, तभी एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जब इन दोनों की एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी, तभी इस जगह पे ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पे ये बराबर का साइन है, यहाँ पे साई स्टार दिखा रहा है एंटी बॉन्डिंग का वेव फंक्शन, ठीक है ना, साई स्टार एंटी बॉन्डिंग का वेव फंक्शन है, और साई ए जो एटम है हमारे पास मॉलिक्यूल ए का एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, और साई बी उसका वेव फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे सिमिलरली नीचे की तरफ साई बी जो क्या है, बॉन्डिंग का वेव फंक्शन है, ए और बी ऑर्बिटल जो है उनका, ठीक है। देखिए जब साई बी की वैल्यू, साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, साई ए और साई यहाँ पे बी ये वाले, इससे इस वाले बी की स्मॉल बी, साई स्मॉल बी की वैल्यू कम रहेगी साई ए और साई बी से, तब हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले में भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास में साई स्टार की वैल्यू ज़्यादा रहती है साई ए से और साई बी से, ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल से मतलब ज़्यादा हो इसकी एनर्जी, तो यहाँ पे हमें एंटी बॉन्डिंग की फिनोमेना देखने को मिलती है, मतलब एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म करते हैं बॉन्ड में, ठीक। अब आगे देखिए आप, कह रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनों का, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इनका जो ट्रांसफर होगा वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में होगा, ठीक है ना, हायर एनर्जी की ओर होना चाहिए उनका ट्रांसफर, तभी क्या कहते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अच्छी तरीके से बनेंगे, कंफर्म और बेटर और स्टेबल बनते हैं, ठीक। आगे देखिए रूल्स ऑफ एमओटी, ठीक है ना। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, रूल्स क्या है उस पर एमओटी अप्लाई करने के, ठीक है। तो कह रहा है या एमओटी में, किसी भी एमओटी के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल को बनाने में या समझने में उसकी सबसे पहले क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, कह रहा है पहला पॉइंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास उसका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल एक एस और एक पी रहा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है सिमेट्रिकल एटम होने चाहिए, दोनों ही सिमेट्रिकल होने चाहिए, एक ही सममित एक्सिस में होने चाहिए, ठीक। इक्वल एनर्जी लेवल होने चाहिए, दोनों की ए और बी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, है ना, उनकी एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है कंटेन सर्वेयर लॉ, ठीक। उनको जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एटम्स के, उनको इन प्रिंसिपल्स का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एमओटी के अंतर्गत जिस मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रहा है, एमओटी अप्लाई करी जा रही है, उसके लिए ये प्रिंसिपल फॉलो किए जाने चाहिए उस मॉलिक्यूल में। ओवरलैपिंग एंड ओरिएंटेशन, उनकी ओवरलैपिंग जो है इस प्रकार से या इस प्रकार से सिमेट्रिकल या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग वो एक प्रॉपरली हो, और ओरिएंटेशन उनका क्या हो, एक प्रॉपरली डायरेक्शन में हो, ठीक। फिर कह रहे हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलिटी, ठीक, वो एक सममित और परपेंडिकुलर भी होने चाहिए आपस में एक दूसरे के, ठीक। तो इस प्रकार की 6 पॉइंट रूल्स हैं एमओटी के अंतर्गत जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं एमओटी के द्वारा उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए एमओटी के अंतर्गत हम किसी मॉलिक्यूल को किस प्रकार से बना रहे हैं और इसके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो पहला ये सिग्मा ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा ऑर्बिटल्स के लिए कह रहा है ये कि सिमेट्रिकल एंड सिलिंड्रिकल ऑर्बिटल्स, कह रहा है सिमेट्रिकल एंड सिलिंड्रिकल ऑर्बिटल्स रिसेंबल एस ऑर्बिटल, जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं और सिलिंड्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं ये रिसेंबल एस ऑर्बिटल करते हैं एंड फॉर सिग्मा बॉन्ड
हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और जो क्या होता है रिसेंबल होते हैं किस प्रकार से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेरे पास सिमेट्रिकल एस हुआ और सिलेंड्रिकल मेरा पाई हो, ये डंबल लाइक शेप होगा पी पी एक्स, ठीक। जब इसके साथ में ये ओवरलैप करेगा तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से फॉर्म करेगा और यहाँ से मेरा ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्बिटल ये बना तो ये मेरा क्या होगा, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक। अब आगे देखिए आप, कह रहा पाई ऑर्बिटल्स, तो असिमेट्रिकल एंड डंबल शेप ऑर्बिटल दैट रिसेंबल पी ऑर्बिटल, तो कहते हैं जो असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल हो गए और डंबल लाइक शेप होती है जिनकी ऑर्बिटल वो रिसेंबल होते हैं पी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड के लिए साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे इस प्रकार से जब ये ओवरलैप होंगे दोनों, ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे ये और इस जगह पे ये वाला, एक मिनट यहाँ से ये मैं फिर से करूँ आपके लिए, एक मिनट रुक जा रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये, कुछ इस प्रकार से ये, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना है यही मेरा क्या है, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर क्या बना, एक पाई ऑर्बिटल बना लिया, ठीक, जो क्या है एक असिमेट्रिकल है, ठीक, और डंबल लाइक शेप है इनकी दोनों की, ठीक है ना, सिमेट्री भी नहीं है इनकी और डंबल लाइक शेप है, ठीक। अब क्या कह रहा है डेल ऑर्बिटल, तो कह रहा है ओवरलैपिंग ऑफ डी सेल ऑर्बिटल, जब क्या कहते हैं ओवरलैपिंग होती है डी सेल ऑर्बिटल्स की लीड टू फॉर्म ऑफ पेनिग्रिक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर। फेनिग्रिक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर का मतलब हुआ मेथी के जैसे पत्ता होता है, मेथी जो साग वाली होती है आपने देखा होगा, उसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल लाइक उसी के सिमिलर इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है डी सेल ऑर्बिटल आर फॉर्म, तो उसी के ऑर्बिटल्स के द्वारा ही बिल्कुल सेम उसी के तरह यहाँ पे डी सेल ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाइव ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं हमारे पास में, तो ये कह रहा है टॉरस शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एफ एल ऑर्बिटल्स। तो जब एफ सेल के ऑर्बिटल्स है ना, क्या एफ सेल ऑर्बिटल जो होते हैं ओवरलैपिंग करते हैं आपस में, तब एक फाइव ऑर्बिटल को बनाते हैं वो, ठीक। अब आगे देखिए आप, कह रहा है हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू न्यू हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। तो कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन द्वारा किसी भी अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को गिव अराइज किया जाता है नए हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी एटॉमिक एटम्स हो गए, ठीक, उनमें नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, जो क्या है एमओटी में एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं हमारी एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी, तो एमओटी की एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हम देख लें। तो पहला ही है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या कह रहा है, एमओटी हेल्प अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, कह रहा है जो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, समझने में इंफॉर्मेशन देती है स्ट्रेंथ और केमिकल बॉन्ड को, ठीक है, इंक्लूडिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जिसमें हमारे पास में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके पाई बॉन्ड के लिए समझते हैं अच्छे से कि किसी मॉलिक्यूल में किस प्रकार से अराइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक। दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए एमओटी क्या बताती है, कह रहे हैं यहाँ पे एमओटी प्रिडिक्ट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग बॉन्ड लेंथ एंड एंगल्स, तो कह रहा है एमओटी प्रेडिक्ट करती है उसकी शेप को, स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल्स के मतलब मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ को और एंगल को, तो किस एंगल के अकॉर्डिंग कितनी बॉन्ड लेंथ रहेगी एक एटम के साथ में, मतलब एक सेंट्रल एटम के साथ में उसके साइड वाले एटम के ज्वाइंट होने पर या कनेक्ट रहने पर, ठीक है ना, बॉन्ड द्वारा। जैसे हमारे पास में NH3 हो गया या BCl3 हो गया, BCl3 हो गया, एक मिनट, BCl3, तो आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ इस प्रकार से रहता है, बी हमारे पास कहाँ रहता है, सेंट्रल में रहता है, ठीक है ना, और Cl एक यहाँ हो गया एंड एक Cl यहाँ हो गया एंड एक Cl यहाँ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं। तो इनके बीच ये एंगल एंड ये वाला एंगल, ये एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, है ना, और ये बॉन्ड लेंथ भी किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ के बारे में क्या होता है एमओटी प्रेडिक्ट करता है किस प्रकार से ये अरेंज होंगे, और यहाँ से कुछ प्रकार से इनको बना के रखता है इनकी स्ट्रक्चर को, जो भी है ज्योमेट्री को, है ना। अब है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रोल रहता है एमओटी का, देखिए एमओटी इज यूज टू इंटरप्रेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा सच एज IR एंड UV मिस स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूलर जो एमओटी है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है उसके इंटरप्रेट में, मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है उसके एनालिसिस में, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसमें और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें, और मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है उसके लिए भी क्या है एमओटी यूजफुल रहती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है रिएक्टिविटी, एमओटी हेल्प अंडरस्टैंड केमिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एमओटी क्या है एक हेल्प करती है समझने में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्टिविटी जैसे कि इंक्लूडिंग है इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक
रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। मतलब इनके जो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस है उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा, एमओटी ये भी बताती है इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कैटालिसिस। तो उत्प्रेरक होते हैं कैटालिसिस को हम हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, जो क्या होते हैं किसी भी अभिक्रिया या रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ऐसा रोल प्ले करने वाले जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाते हैं, कैटालिसिस कहलाते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कैटालिसिस के लिए, एमओटी इज यूज टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड कैटालिटिक रिएक्शंस। तो क्या जो एमओटी होती है वो यूज करी जाती है डिजाइनिंग के लिए और किसके, कैटालिसिस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। एमओटी मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं जो कैटालिसिस रिएक्शन में भाग लें, है ना। इंक्लूड जैसे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस होगी। एंजाइम में कैटालिसिस का मेन रोल रहता है कि एंजाइम की रिएक्शन क्या होती हैं, बहुत ही हार्डली होती हैं, जिसमें कैटालिसिस के यूज से रिएक्शंस प्रोसीड होती है। ठीक, विदाउट कैटालिसिस एंजाइम रिएक्शंस बहुत हार्डली प्रोसीड होती हैं और कैटालिसिस की प्रेजेंस से रिएक्शन जो होती हैं स्मूथली प्रोसीड हो जाती हैं। और 6 है हमारे पास मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में क्या है, एमओटी मटेरियल साइंस के बारे में क्या बताती है, एमओटी आइड इन द डिजाइन ऑफ न्यू मटेरियल्स। ठीक, तो एमओटी के आइड्स के अकॉर्डिंग जो डिजाइन कर जाते हैं नए मटेरियल्स, जैसे कंडक्टिविटी पॉलीमर्स एंड नैनो मटेरियल्स, जिसमें हमारे पास कंडक्टिव पॉलीमर्स हो गए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजफुल रहते हैं, और नैनो मटेरियल्स हो गए जो हमारे पास क्या है नैनो टेक्नोलॉजी में यूज कर जाते हैं, है ना। या हमारे पास बोल सकते हैं जो सूक्ष्म कोई भी चीज़ हो गया, जैसे वॉच होगी, वॉच के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं लगाने के लिए उसमें, तो उस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं वो तैयार करे जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मतलब इसके अनुसार, इसकी हेल्प से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स, इसमें देखिए क्या बताता है, कह रहा है एमओटी इज यूज इन ड्रग डिजाइन एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रग रेसेप्टर एंड इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे एमओटी यूज रहता है, जो मतलब यूज करते हैं एमओटी को ड्रग डिजाइन में, अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसके ड्रग रेसेप्टर्स में और इंटरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, फार्मास्यूटिकल्स में भी एमओटी का अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है 8 पॉइंट एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी एमओटी क्या बताता है, एमओटी हेल्प अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनवायरमेंटल। तो एमओटी बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है एनवायरमेंटल में उसका कैसा बिहेव रहेगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक एंड क्वांटिक केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आप सही कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी प्लीज, ठीक है ना। तो कह रहा है जिसमें कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक हो गई रिएक्शंस हो गई, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, इन सब में हमारे पास क्या एमओटी बताता है किस प्रकार से मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास 9th पॉइंट है, कह रहा है बायोकेमिस्ट्री। कह रहा है एमओटी इज यूज टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल रिएक्शन। जो एमओटी है उसका मेन रोल रहता है समझने में, ठीक है, एमओटी का मेन रोल रहता है समझने में उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस में, ठीक, इंक्लूडिंग है जैसे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस हो गई और प्रोटीन लिगेंड रिएक्शन इंटरेक्शंस हो गया, ठीक है ना, मतलब प्रोटीन और लिगेंड के बीच में किस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड हो रही है, उसमें भी एमओटी क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है उसके समझने में। ठीक, फिर आगे है देखिए आप 10 पॉइंट, कह रहा है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। तो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में हम कहते हैं, देखिए कह सकते हैं एमओटी क्या कहती है उसके लिए, कह रहा है एमओटी इज अ फंडामेंटल टूल्स फॉर थ्योरेटिकल केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर बिहेवियर। कह रहा है एमओटी एक फंडामेंटल टूल्स है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, ठीक, और टू अंडरस्टैंड रहता है समझने में, प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है ना। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है जो हमारे पास अच्छा समझने के लिए प्रेडिक्ट करता है मॉलिक्यूलर बिहेवियर को, ठीक है ना। और आगे देखिए आप, अभी यहाँ बारिश हो रही है इस समय, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अभी आगे देखिए आप, सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एमओटी एप्लीकेशन इंक्लूड, सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एमओटी एप्लीकेशन इंक्लूडेड, एप्लीकेशन है इसकी एमओटी की, इसमें कुछ एग्जांपल इंक्लूड है, जैसे आप देखिए, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें बॉन्डिंग के लिए अच्छी समझने के लिए, मतलब अच्छी समझ देता है एमओटी हमारे लिए। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे डिजाइनिंग न्यू ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक, तो कह रहा है जो नए डिजाइन के डायोड्स बनते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे पीएनपी हो गया, एनपीएन हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सारे डायोड बनते हैं। तो इसमें एमओटी एक मेन रोल प्ले करता है अपना, ठीक है ना। आप पढ़ोगे आगे चल के, पीएनपी पढ़ोगे, एनपीएन पढ़ोगे और पीएनबी पढ़ोगे आप, ये 3 डायोड हैं और पेपर में आते हैं। तो ये अगर पीएनपी आता है तो ये 5 to 10 में आता है, ये दोनों ही पीएनपी है, एनपीएन, और पीएन आता है तो ये 5 मार्क्स का आता है, 5 से 3, ठीक है, इतने मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक, आगे देखिए आप, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स। तो कह रहा है अच्छी समझन प्रक्रिया है ये एमओटी, किसके लिए, रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन की जो भी रिएक्टिविटी है उसको समझने के लिए अच्छी प्रक्रिया है एमओटी, मतलब एमओटी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है डिजाइन करते हैं नए ड्रग्स को
और समझते हैं उसकी मैकेनिज्म को और एक्शन को, मतलब वो किस प्रकार का बिहेव कर रहा है उसका अपनी मैकेनिज्म में। ठीक, फिर आगे देखिए आप, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेरिक एंड क्वांटिक एनवायरमेंटल। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है हम समझ सकते हैं एमओटी के द्वारा किसी मॉलिक्यूल के एटमॉस्फेरिक एंड क्वांटिक एनवायरमेंटल को, कि वो एनवायरमेंटल में किस प्रकार का अपना इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है ना, फिर एमओटी इज अ पावरफुल टूल्स, कह रहा है एमओटी एक बहुत बड़ा टूल्स है जो काफी यूजफुल रहता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग मॉलिकुलर बिहेवियर। ठीक है ना, काफी यूजफुल रहता है किसी मॉलिक्यूल के बिहेवियर को समझने के लिए। एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपेंड इनटू न्यू फील्ड, और कह रहा है इसकी जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंड टू नए नए फील्डों में। ठीक, नए नए फील्डों में इसकी एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है, जैसे हो गई डिटेक्टिंग एंड रिसेप्शन, इसमें इसकी एप्लीकेशन जो एमओटी है यूजफुल रह रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एमओटी का यूज हो रहा है। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में एमओटी का यूज हो रहा है काफी ज्यादा। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग में भी एमओटी यूज रह रही है, और साइबर सिक्योरिटी में भी एमओटी का यूज हो रहा है। ठीक, अब देखिए आ जाती है इसकी लिमिटेशन। मैंने आपको बोला था कोई भी थ्योरी एकदम सक्सेसफुल नहीं होती, 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन रह जाते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, एरर रह जाते हैं। तो वही आप यहाँ पे देखिए क्या है एमओटी के एप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एमओटी यूज अप्रोक्सीमेशन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विच कैन बी लीड टू एरर। तो कह रहा है जो एमओटी है अप्रोक्सीमेशन करता है, सिंप्लीफिकेशन करता है कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन में। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ एरर रह जाते हैं, ये केवल संभावना कर सकता है। अप्रोक्सीमेशन बोल संभावना, ठीक है ना, केवल ये संभावित ही परिणाम बताता है, इससे क्या है कुछ एरर रह सकती है उसके अंदर। ठीक, फिर आगे कह रहा है ये, कह रहा है अज्यूम फिक्स न्यूक्लियाई। ठीक है ना, मतलब ये अज्यूम करता है फिक्स न्यूक्लियाई को। एमओटी अज्यूम दैट द न्यूक्लियाई आर फिक्स्ड इन शेप। ठीक है, तो कह रहा है जो एमओटी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियाई है वो फिक्स रहता है, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, जो कि क्या एक सत्य नहीं है। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियाई एटम में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल में उसके सेंटर में प्रेजेंट नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसके आउट ऑफ साइड से जो और भी इलेक्ट्रॉन्स मतलब और भी एटम्स होंगे वो उस न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब करेंगे, या तो वो इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है। ठीक, तो एवरी मॉलिक्यूल में कहीं पे हो भी सकता है सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और कहीं पे नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए ये चीज एरर में दिखाई जाती है उसकी एप्लीकेशंस में, लिमिटेशन में। ठीक है ना, फिर कह रहा है इग्नोर इलेक्ट्रॉन्स कोरिलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से कोरिलेशन होता है इसलिए इग्नोर करता है एमओटी। कह रहा है एमओटी डज नॉट अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट इन सम सिस्टम। कह रहा है एमओटी जो है नहीं कर पाता है अकाउंट, मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन के कोरिलेशन के लिए सही से काउंट नहीं कर पाता, जो कि क्या होता है इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है ना, फिर आगे देखिए आप, कह रहा है लिमिटेड टू स्मॉल सिस्टम। कह रहा है एमओटी इज टाइपिकली अप्लाइड टू स्मॉल सिस्टम सच एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कह रहा है जो एमओटी है वो मेनली स्मॉल टाइप के जो मॉलिक्यूल सिस्टम्स होते हैं उन्हीं में कैपेबल है, और अदर्स में नहीं है। तो यहाँ पे इसकी भी एक क्या है लिमिटेशन बन जाती है। ठीक, अभी देखिए इसके यूज, एमओटी के यूज क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के यूज। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कह रहा है हेल्प एमओटी हेल्प अस अंडरस्टैंड द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जैसे CH4 हो गया, या C2H6 हो गया, ठीक है, या BCl3 हो गया, या PCl5 हो गया। ठीक है ना, इन सबके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एमओटी क्या एक हेल्पफुल टूल्स है। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे सेकंड में प्रेडिक्टिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। एमओटी कैन प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो कह रहे हैं जो एमओटी है वो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के लिए प्रेडिक्ट करती है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, बॉन्ड का किस प्रकार का डाइपोल मूवमेंट है उसके बारे में ये बताता है। ठीक, फिर आ गया यहाँ पे एक्सप्लेनिंग केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक, तो कह रहा है एमओटी हेल्प अस अंडरस्टैंड बाय सर्टेन मॉलिक्यूलर रिएक्ट इन सर्टेन वे। ठीक है, तो कह रहा है जो एक्सप्लेन करता है एमओटी हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, कि एक मॉलिक्यूल ठीक सी रिएक्शन के लिए एक अच्छा पाथवे चुनता है, मतलब अच्छा पाथ दिखाता है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे डिजाइन न्यू मटेरियल्स। डिजाइन न्यू मटेरियल्स मतलब एमओटी कैन आइड इन द डिजाइन ऑफ न्यू मटेरियल्स। कह रहा है यहाँ पे एमओटी डिजाइन करता है न्यू मटेरियल को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है ना, जो एमओटी के अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास मटेरियल ये अगर ऑब्टेन हो रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक, तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ में बनाया जाएगा, जो ये क्या होगा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, मोर स्टेबल रहेगा। एक मिनट, जो कि कैसा रहेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल अगर स्पेसिफिक कंडीशन के साथ बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है ना, तो ये 99% तक एमओटी के अकॉर्डिंग गुड नेचर का शो करेगा। अगर इसमें कोई भी एरर रह जाती है तो ये लिमिटेशन में इसके काउंट हो जाएगा, वहाँ पे मतलब लिमिटेशन में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा उस जगह पे। फिर यहाँ पे कह रहा है वाइल एमओटी हैज लिमिटेशन। कह रहा है एमओटी के पास में लिमिटेशन है, इट हैज रिमेन अ पावरफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। कह रहा है एमओटी के पास में लिमिटेशन होते हुए भी
यह एक पावरफुल टूल्स है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है ना। माना कि ये कह रहा है जो एमओटी है उसके पास लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ सभी मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल जो हैं उसको अच्छे से बेटर से समझने की कैपेबल भी है, मतलब एमओटी कैपेबल भी है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को जो भी है केमिकल, फिजिकल, ये सभी को समझा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, अगर आपको एमओटी और बीबीटी, ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है या समझने में कोई दिक्कत रह जाती है तो हम इन दोनों के डिफरेंस जो है डिफरेंस, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे, जिसमें हमारे पास बीबीटी का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, एमओटी का भी पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, एमओटी में मैंने एग्जांपल बहुत ही कम लिए हैं, ठीक है ना, और बीबीटी मैंने एग्जांपल बहुत ही कम लिए थे। ठीक, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का तो एग्जांपल के बेसिस पे ही निकालेंगे। ठीक, और जब आप बीबीटी आप अगर पेपर में आ जाता है तो आप उसमें एग्जांपल ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एमओटी आ जाता है तो उसमें भी आप एग्जांपल ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको बीबीटी का थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पता है, ठीक, एमओटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पता है, आपको एग्जांपल ही पता है केवल दोनों के, तो उस एग्जांपल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। बस यही आपका बीबीटी है और यही आपका एमओटी है, कहने का मतलब इतना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है आपके लिए, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसके लिए लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और एक मेन बात आपके लिए कि आप अपने इस टॉपिक को फ्रेंड के साथ में जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करेंगे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। और जितने अच्छे से क्लियर होंगे आप पेपर में उतना ही बेटर लिखोगे। पेपर में बेटर लिखोगे तो रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, बेटर रहेगा, है ना। और बेटर रिजल्ट के लिए आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, है ना। तो रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हमारा क्या होगा, एमओटी और बीबीटी में डिफरेंस। ठीक, मिलेंगे अगले टॉपिक में। ठीक, तब तक के लिए लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। ऑल द बेस्ट।